नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज देखते हैं गणित का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र वर्ष 2022-23 के लिए। जैसा कि आप सभी अभी हाल ही में हिंदी का प्रश्न पत्र देकर आए हैं और अब गणित का ही अगला प्रश्न पत्र है, तो गणित की तैयारी अच्छे से हो जाए, तो इसलिए ये प्रश्न पत्र हम लेकर आए हैं और ये यूपी बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया मॉडल पेपर है, जो इसी वर्ष जारी किया गया है। और जैसा कि ये प्रश्न पत्र होगा, कैसा प्रारूप होगा, ये प्रारूप समझने के लिए हम देखते हैं। तो जैसा कि इसमें कहा है, सत्र 2022-23 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित और समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। और इसमें कुछ निर्देश दिए गए। निर्देश वो ये हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश, ठीक है ना? सामान्य निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न के 2 खंड हैं, एक खंड आ होगा और एक खंड बा होगा। तो देखो साफ-साफ कह दिया, खंड आ में 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं, ओएमआर शीट पर देने हैं। ठीक है? और आगे ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ऐसा क्यों? यदि ओएमआर शीट पर उत्तर मान के चलिए गलती से गलत अंकित हो गया और उसके बाद आपने सही किसी से पता चला कि हाँ अरे उसने ये किया, तो हम भी वही काट के कर दें, तो गलत हो गया तो हो गया। उसको दोबारा वो कंप्यूटर सिलेक्ट नहीं करेगा और आपको उस अंक पर फिर नंबर वो देगा ही नहीं। ठीक है ना? तो तुम्हें कन्फर्म हो तो सही पर ही टिक करें, अन्यथा ना करें। ठीक। और आगे इसमें क्या है? दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। ठीक है? बा जो होगा उसमें वर्णनात्मक यानी जिनके उत्तर हमें लिखित रूप में देने हैं, इस ऐसे ही कुल प्रश्न 5 होंगे। ठीक, इस खंड में 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो ये साफ साफ लिख दिया गया। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो प्रश्नों के अंक है ना, उनके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। अब यहाँ का प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो यदि आपको नहीं आ रहा है मान लो प्रथम प्रश्न, तो हम किसी दूसरे प्रश्न से ही करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है? तो ये किस तरीके से करना है, कैसे हल करना है, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? खंड आ को हल करते हैं और देखते हैं। ठीक। अब देखो स्किप ना करिए, इस प्रश्न पत्र से ही आपका बहुत कुछ आने वाला है। तो कैसे आएगा? तो आप इसके लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। ठीक है? तो हम पढ़ते हैं अब सवाल नंबर 1, यानी खंड आ का पहला सवाल कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक। और पहला जो प्रश्न कह रहा है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है शांत सेकंड में अशांत, और या चौथा उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये कहा है। ठीक। तो इसको हम क्या करें? तो देखो, जब भी एक परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार सदैव शांत होगा या अशांत, यानी इसमें विकल्प कौन? तीसरा ये वाला हो जाएगा सही, उपर्युक्त दोनों। ठीक, तो हम यही लिख देंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। और एक बात यही आप समझ लें, जैसे मान लो हो सकता है पहला तो हमें आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो दूसरा को क्या करें? आप कर सकते हैं, ना आए तो उसको कहीं भी कर दीजिए, बशर्ते जहाँ भी करेंगे तो वहाँ खंड आ का दूसरा तीसरा जो जो प्रश्न हो वो डालना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो ये इस बात का ध्यान रखिए। तो अगला प्रश्न यहाँ क्या करें? एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय संख्या। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे कह दिया शून्येतर। शून्येतर का अर्थ होता है वह संख्या जो शून्य ना हो, यानी शून्य ना हो, शून्य को छोड़ करके। ये बात आप ध्यान करिए। तो इसको हम समझ सकते हैं, जैसे हम एक संख्या ले लें 2, ये कैसी? एक शून्येतर संख्या है। ठीक, शून्य जो ना हो। ठीक। एक जैसे हम ले लिए √2, ये एक अपरिमेय संख्या, इनका गुणनफल क्या आएगा? सदैव एक अपरिमेय संख्या ये तो आएगा, ये 2 √2 आ जाएगा। तो ये कैसी संख्या हुई? एक अपरिमेय संख्या थी, ये तो हुई।
तो हम उत्तर में इसमें क्या लिख सकते हैं, सदैव अपरिमेय संख्या। अब देखिए अगला सवाल जो है वो कह रहा है रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी हमें x का मान दे दिया है 0 और ये एक रेखा दे दी और कहा इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, इस रेखा में x का मान 0 रख दें, बस हल हो जाएगा। हमें ऑलरेडी x बराबर 12 दे रखा है, नहीं x बराबर 0 दे रखा है, ठीक। और ये रेखा कौन सी है, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो हम लिख देंगे रेखा 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसमें क्या करें, x बराबर 0 रख देंगे, ठीक है ना। x बराबर 0 रखने पर तो चलो रख दो। तो 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये देखो x का मान जब 0 रख दिया तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12। तो 3 इसके बटे में भेज दो, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे 3, 3 कम 3 3 चौको 12, यानी y बराबर आ गया 4। ठीक, y का मान 4 आ गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु पहुंचा है। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब x का मान ऑलरेडी हमें पहले ही पता है और y का मान कितना आ गया 4 4। तो हम कह सकते हैं अतः प्रतिच्छेद बिंदु बराबर, देखो x का मान सदैव पहले लिखा जाता है, यानी 0 का y का मान बाद में। तो ये विकल्प कहाँ दे रखे हैं, क्या कहीं चेक कर लो, और यही हो जाएगा इसका आंसर 0,4 सेकेंड वाले, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो गया। तो अब अगला नंबर भी देखेंगे, लेकिन गणित के प्रश्न पत्र में एक बात ध्यान रखिए, प्रश्न संख्या सदैव टॉप पर ही डालिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जैसे आपने मान के चलिए एक से ज़्यादा 2 कापियाँ भरी, तो कापियों को बांधना भी पड़ेगा, 3 भी भर दी, तो हमेशा हम थोड़ा मार्जिन लेकर के ही बांधते हैं। तो ये प्रश्न संख्या यदि हम जैसे इधर किनारे डाली थी, तो वो तो बंध सकती है, तो एग्जामिनर को देखने में थोड़ी समस्या होगी, तो इसलिए वो जल्दी उसका भी काम हो, तो इसलिए टॉप पर डालिए, तो ऐसा वो देखने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो उसको कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी और वो अच्छा से अंकन कर देगा, अदरवाइज कुछ अंक कम कर देगा। ये विशेष एडवांटेज रहता है यहाँ पर प्रश्न डालने का, ठीक। तो इसको देखते हैं, हम हल कर रहे हैं। इसमें क्या कहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 25 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो ये सवाल मान लो पहले चैप्टर से है, ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज से ही समझ लो। तो हमें किस में भाग देना है, वह कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 25 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, जब भी क्रमशः आ जाए और शेषफल प्राप्त हो, तो पहली वाली संख्या से पहला शेषफल, दूसरी से दूसरा शेषफल घटा दो और जितना आए उसका HCF ज्ञात कर लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 70 माइनस 70 में शेषफल कितना हो रहा है 5, तो ये आ गया 65, और 125 में कितना बच रहा है 8, तो ये लिख देते हैं 8 बराबर, घटा दो तो कितना बचेगा 100 संभवतः 17, ठीक है, इतना बचा। तो अब हम क्या करें, इनका फटाफट से HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो HCF हम गुणनखंड विधि से ही करेंगे। देखो 65 को 65 बराबर लिख सकते हैं 13 पचे 65, और 117 को इधर से ही हम काटना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी 13 से ही कटेगा, 13, ठीक है, 13 मैया 117, 7 एक 8 एक 9, वैसे 3 से कट जाता, अब 3 से काट रहे हैं, 3 तिरका 9, ठीक। तो 117 जो आया 117 बराबर आ गया हमारा 13 गुणा 3 गुणा 3। तो अब जो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना, वो इन सब का क्या होगी HCF, ठीक है। तो इसलिए HCF आप किसका 65 कामा 100 नहीं 117 इज इक्वल टू कितना आ गया 13। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कौन सी होगी 13, और यही हो जाएगा इसका आंसर।
और यदि ये विकल्प आपको ओरली आ रहे हैं मौखिक रूप से, तो सीधे टिक कर दो, नो फाउंडेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समय बचाओ। अब अगला नंबर पांचवा, पांचवा यहाँ पर क्या कह रहा है समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x प्लस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है होगा यदि ए का मान होगा, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ए का मान क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का और इधर हम इस तरीके से लिख देंगे हल। हल में अब क्या करना है हमें, हमें सवाल जो दिया है, कहा है समीकरण ये और ये का कोई हल नहीं है, तो ए का मान होगा, ए का मान पूछा है। तो जब भी कोई हल ना हो, एक अद्वितीय हल हो और अनंत हल हो, तो ऐसी स्थिति में जब भी ये पूछे और इसमें से आपसे ये किसी ना किसी का मान जरूर पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो जब भी जरूर मान पूछे, ठीक है, तो हमें यहाँ से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे A1 बराबर 2 और B1 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा A और C1 बराबर, अब ये देखो हमेशा अगर दाईं ओर है कुछ भी संख्या तो उसको पक्षांतर करके इधर लाना पड़ता है, या यहीं पर आप लिख लो उसका चिन्ह बदल करके, जैसे -1 लिख लिया हमने, ठीक, समय बचाओ। A2 बराबर 3, B2 बराबर -5 कामा और C2 बराबर ये 7 दाईं ओर है तो इसको बाईं ओर करके लाएंगे, यानी -7, ये हो गया, ठीक। अब हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कोई भी हल नहीं है, जब भी कोई हल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे A1/A2, तो ये चीज यहाँ पर शो करेगा चूंकि समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, हल नहीं है, इसलिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक। C1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होता है। रेखाएं समांतर होती हैं तब ये कंडीशन बनती है, ये ध्यान रखिए। तो A1/A2, A1 का मान कितना है 2/3 और बराबर B1 का A बटे यानी -5, और तो यही को बराबर करा लो। तो देखो 5 दूना 10, इसका 5 का गुणा हो जाएगा और 3 बटे में है तो बना ही रहेगा। तो यहाँ से सीधे हम ए बराबर लिख सकते हैं 5 दूना 10 यानी -10/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया और ये विकल्प हमें थर्ड में दे रखा है, ठीक। तो अगला नंबर देखते हैं। अब छठवां जो सवाल है इसको हमें सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये एक समीकरण दिया गया है और इसके बारे में हमें इन कथनों पर विचार करना है। क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण का विविध कर 0 से कम है, यानी विविध कर तो फिर हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा, ठीक। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, विविध कर से ही पता चलेगा है कि नहीं है। समीकरण का विविध कर 0 है, विविध कर ज्ञात करने के बाद ही पता चलेगा समीकरण का मूल वास्तविक है। ये भी सब कुछ जो भी बातें दी गई विविध कर को ज्ञात करने पर ही पता चलेगा। तो पहला काम विविध कर ज्ञात कर लेते हैं। तो जब इसका विविध कर ज्ञात करेंगे तो विविध कर ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनमें से ए बी सी के मान निकालने पड़ते हैं। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 2 और बी बराबर एक्स का गुणांक होता है यानी -4 और सी बराबर अचर पद होता है यानी 3, ठीक। तो देखो विविध कर होता क्या है भाई, ये देख लो। तो हम विविध कर को लिखते हैं विविध कर यानी कैपिटल टी बराबर होता है B² - 4AC, ये हो जाता है हमारा विविध कर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसी में रख देंगे मान। तो बी का मान देखो कितना है -4, तो -4 और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए -4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 3, रख दिए। अब हम 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का होता है 16, तो 4 का वर्ग होता है 16 माइनस देखो 4 3 दूना 6 चौको 24 माइनस के 24 आ गया। अब 6
में 24 लेस कर 16 में 24 लेस माइनस के 8 बचेंगे, यानी डी बराबर आ गया -8। अब यहाँ हम देख सकते हैं डी का जो भी मान आया वो क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना। तो हम ये दिखा दे रहे चूंकि डी इज लेस देन 0, डी का मान जो है वो डी से क्या है, छोटा है, मतलब डी का मान 0 से छोटा है। जब भी मान 0 से छोटा आ जाए तो ऐसी स्थिति में विविध कर जो होगा, विविध कर वो ऋणात्मक होगा, मतलब कि विविध कर का जो भी मूल होगा वो नहीं, जो भी इसके मूल होंगे समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे और दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम शून्य से कम है। पहला दूसरा ये बात तो लागू हो रही है ना, दिए गए समीकरण का मूल, ठीक है। तो इसमें हमें पहला और दूसरा विकल्प अगर देखें इस सवाल के, तो क्या दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम शून्य से कम है, तो जी हाँ बिल्कुल शून्य से कम है, यानी जीरो, माइनस वाली संख्या 0 से कम होती है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो जब भी विविध कर 0 से छोटा आ जाए तो उसके समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, और विविध कर का शून्य है ये तो है ही नहीं, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, क्योंकि माइनस में आ गए तो वास्तविक होंगे कहाँ से, ये बात ध्यान रखिए, ठीक। तो अब थोड़ा इसको और आगे स्क्रॉल करते हैं इसके, और अभी ये एग्जैक्ट में ये तो ABCD उस इस सवाल से रिलेटेड चीज है, ठीक है। ये जो है ये चीज दी गई है हमें, ये ABCD के मान जो है ये इसी सवाल से ही रिलेट कर रहा है और कुछ नहीं है। अब आगे जो है वो विकल्प, इस सवाल के जो विकल्प हैं वो हमें यहाँ दिए गए हैं, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सही होगा, ए और बी सही है, यानी पहला विकल्प जो है ना ए और बी सही है। तो हम कह सकते हैं इसलिए फर्स्ट में क्या है, ए और बी सही है, सही है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर को हालांकि ये काले पेन से लिखिए आप, लेकिन हमने नीले से ही लिख दिया है। अब जो अगला सवाल है यानी प्रश्न संख्या सातवां जो है वो क्या करे, ए ओ बी सी एक आयत है, ठीक। हालांकि फिर हमारा कैमरा में आगे नजर आ रहा है, लेकिन हम एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, कह रहे AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3 ओ 0,3 और बी 5,0 है, इसका एक विकर्ण, यानी हमसे एक विकर्ण पूछा है, तो हमने एक तुरंत चित्र बनाया है, 1 नंबर का सवाल है, ज्यादा मत खींचिए, ठीक, ठीक है। तो ये हमसे पूछा विकर्ण, तो एक विकर्ण को तुरंत मिला दिया, इसके शीर्ष ही नहीं पता तो इसको नहीं मिला करके इसी को मिला लिए। तो अब जब इसको मिला लिया हमें ए का मान दे रखा है, बी का मान, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर ले, सवाल हल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको x1 मान लें, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक। तो अब ए बी दूरी निकाल लो, तो सूत्र एक होता है, तो सूत्र जो होता है वो सूत्र हमने लिखा, दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और यही सूत्र हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब इस सूत्र में रख देंगे मान, तो अब देखो x2 का मान यहाँ से क्या आएगा, 5 आएगा, तो √5 माइनस x1 क्या है 0, प्लस y2 का मान यहाँ से क्या आएगा 0, माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो देखो 5 में 0 लेस कर दो, बचेगा कितना 5 ही ना, तो 5 का वर्ग कितना होता है 5 25, प्लस 0 में 3 लेस कर दो तो बचेगा 3 ही, और 3 का वर्ग क्या होता है 9। और ये जो वर्ग करते हैं ना, वर्ग चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, सबका धन में ही आता है वर्ग करने पर, ठीक। तो इनको 25 और 9 कितना हो जाएगा √34, और अब इसका वर्गमूल लेंगे ना, क्योंकि हमें ये ऑप्शन में ही दे रखा है, तो इसका आंसर जो है ना वो यही हो जाएगा, 1 नंबर का सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल यानी प्रश्न संख्या आठवां क्या करें, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान है 2 -2 1/4 और 1/2, इनमें से क्या होगा। तो ये कह दिया है, तो जब भी समीकरण का एक मूल दे दें
तो वो मूल समझिए क्या, x का मान। तो मूल हमें दे रखा एक 1/2, वो x का मान ही तो है ना। तो जब वो x का मान है तो हम क्या करें, रख देंगे। चलो रख दो x², यानी हम, हाँ थोड़ा, चलो देखो समझाने के लिए आप बहुत ही शॉर्टकट में कर दे, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण में x बराबर 1/2 रखने पर रख दो, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का के एक्स, देखो यहाँ x के स्थान पर भी हमें क्या रखना है, 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखो 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4, ठीक। और प्लस के का ऊपर गुणा यानी k/2 माइनस 5/4 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करो, हम k/2 को पहले लिख रहे हैं, k/2, ठीक। अब माइनस या इन सबको, या ऐसा करो, 1 बटे प्लस का है ना, 1/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। सबका यदि हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा कि नहीं, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो अब देखो इसके हर का भाग इस 4 में 2 कितना आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा तो 2k हो जाएगा। अब प्लस है, प्लस लगा लो, 4 का भाग 4 में तो एक है बार, 4 है मतलब एक है बार जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में तो 1 है रहेगा, माइनस 5, 4 का भाग फिर 5 में तो 5 से बार बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो अब देखो इधर से क्या आएगा, अगर हम देखें 4 का गुणा इधर करा तो 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, 2k। अब देखो 1 में 5 घटा दो तो 4 बचेगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 4 का गुणा 0 में हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करो, 2k हो गया, तो 2k इज इक्वल टू कितना रहेगा, 4 को इधर भेज दो तो प्लस का 4, तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2, 2×2 = 4, यानी k का जो मान आया वो आ गया 2। और ये विकल्प चेक कर लो जरा, दिए हैं क्या, हाँ दिए हैं, ये विकल्प हमें पहला ही वाला ही दिए हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती हों, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये थर्ड नंबर जो है ना वो सही है, उपर्युक्त दोनों, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि उनकी संगत भुजाएं बराबर हो और संगत कोण बराबर, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। तो ये विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अब देखते हैं 10वां नंबर सवाल, ठीक। तो 10वां में देखो क्या कह रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश, तो हमने एबीसी त्रिभुज है तो कोण सी 90 अंश कर दिया, कोण सी 90 अंश, ए सी बराबर 3, तो ये देखो ए सी जो भुजा 3 सेंटीमीटर है आगे का, और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये बी सी हो गई, ये 4 सेंटीमीटर। फिर करें तो सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी, सी ये होगा और इससे ये माध्यिका है, माध्यिका इस भुजा और इस भुजा को समान दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। तो ये माध्यिका कहाँ है, तो जब ये भुजा और ये भुजा जब क्या होंगी, बराबर होंगी, तो इसकी ये माप हमसे कह रहा है कि माप क्या होगी, तो यहाँ से हल करते हैं। तो अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो सबसे पहले हमने ये चित्र बना लिया, ठीक। चित्र में क्या है, देखो कोण सी 90 अंश कर दिया, ठीक। कोण सी 90 अंश करने के बाद हमने ए सी को माप 3 और बी सी की 4 करी, सी से ये माप दे दिया। तो अब देखो इसमें हमें ये इससे माध्यिका खींची, माध्यिका खींचने का मतलब जब हमने खींचा तो ये क्या हो जाएगी, इतनी जो ये भुजा है 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये भी क्या रहेगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक, यही रहेगी। तो 2.5 जब ये रहेगी, तो अगर हम क्या करें, देखो ये जो कोण बनेगा 90 अंश का ही आएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो इस, अगर ये 2.5 ये 4 है, तो इसके सामने की भुजा ये बड़ी भुजा हुई, ये से छोटी आएगी। अब ये 90 अंश है,
तो ये लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि नब्बेंश आएगा तो कैसे आएगा। फिलहाल और कोई तरीका नहीं, यही तरीका एक है जिस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम करे दे रहे 1 नंबर का सवाल है, ठीक, यही समकोण लेकर के। तो त्रिभुज हम ले रहे हैं बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 4, तो 4 का वर्ग बराबर लंब क्या है BC नहीं DC प्लस आधार है 2.5 का होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग होता है 16 बराबर DC स्क्वायर प्लस 2.5 का हो जाएगा 6.25, इतना आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 16 दशमलव क्या करें 00, ठीक, माइनस 6.25 बराबर DC स्क्वायर। अब 616 में इतना घटा दो तो ये बचेगा 9.75 बराबर DC स्क्वायर। तो इसका आप वर्गमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3.12 बराबर DC, ठीक। तो अब 1 2 है, अब ये सबसे नियर अबाउट किसके है 3 के ही है, सबसे नियर अबाउट 3 के है। तो हम कह सकते हैं अतः माध्यिका DC बराबर 3 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है ना। यही हम लिख देंगे और यहाँ लगभग लिखते या ना लिखते तो यही आंसर हो जाता। बस अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल यानी सवाल नंबर 11वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। यानी भुजा की लंबाई हमसे पूछिए और विकल्प दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं। विकल्प 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर क्या होंगे ये, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक हमने समचतुर्भुज बना लिया, इसको नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी कर दिया। अब देखो यहाँ विकर्णों की हमें क्या दे रखे हैं मापे, पहले विकर्ण की माप क्या है 16, तो मान लेते हैं ए सी हमें 16 दे रखे हैं तो 8। अब देखो एक ये बात ध्यान रखो, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और ये समकोण पर ही समद्विभाजित करते हैं। तो ये कोण 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये सब कैसे होंगे 90 अंश के होंगे, ठीक। तो इसको जब AC को हम 16 मान रहे हैं तो ये 8 ये वाली भुजा होगी, 8 ये वाली भी होगी, ठीक। और ये फिर दूसरा विकर्ण कितना है 12, तो ये 12 का आधा 6 होगा, 6 ये वाली भी हो जाएगी। ये भुजा पता नहीं मान लो ए, ठीक, ए ये भी होगी, ए ये भी होगी, सब प्रत्येक भुजाएं क्या ए ही रहे। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर बस, लेकिन विकर्ण असमान होते हैं, ये होता है ना। तो अब हम किसी भी एक त्रिभुज में क्या करें, इसको केंद्र को O मान लेते हैं, एक में ले करके क्या करो लगा दो पाइथागोरस में। तो हम लिखते हैं त्रिभुज AOD, AOD में क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का यहाँ क्या हो जाएगा AD, तो AD स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब किसी एक को मान लो तो हम AO को मान लेते हैं, AO स्क्वायर प्लस ये DO हो जाएगा ए स्क्वायर। AO का मान A है बराबर AO 8 है ना, देखो देखो 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, तो 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, ऐड कर दो 100, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यही सवाल का आंसर
हमसे समकोण की भुजा तो यही तो पूछी थी, तो और ये विकल्प हमें दे रखा है थर्ड सेकंड नंबर, यही आंसर होगा। तो अगला नंबर देखेंगे। अब सवाल नंबर जो 12वां है वो क्या कह रहा है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। यानी जैसे हमने एक त्रिभुज मान लिया ABC और दूसरा PQR, ये कैसे समरूप है? तो इसकी भुजाओं का अनुपात, एक भुजा हमें दे रखे हैं 4 और दूसरे वाले की 9। कह रहे 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसकी संगत भुजा क्या है, AB है, तो AB बटे इसकी PQ हो ली है, तो PQ ये किसके बराबर है, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका AB का मान कितना है, 4 का वर्ग और PQ का है 9, तो 9 का वर्ग। तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का हो जाएगा 9 81, 81 चेक करो ऑप्शन दिए 16:81, हाँ तो यही हो जाएगा। तो इसको हम बदल के लिख सकते। तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 16:81 और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब अगला नंबर सवाल, अब देखते हैं सवाल नंबर 13वां क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो अब 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है किसके, इसके। ये चार विकल्प दे रखे हैं। तो जल्दी से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा बराबर लिख देते हैं 3, tan थीटा बराबर 3, नहीं 4 tan थीटा है, 4 आगे, तो 4 को इसके बटे भेज दो, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। अब tan थीटा बराबर तो त्रिभुज में क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार होता है। तो हम क्या करते हैं, अब हमसे जब भी मान पूछे, ये साइन कास वगैरह भी है, तो हमें इनके मान ज्ञात करने पड़ेंगे, तीनों भुजाओं के A B और C कर लिए, ठीक। इसका मतलब tan थीटा बराबर जब लंब बटे आधार होता है, हमें ये भुजा कितनी दे रखे हैं, लंब 3 आधार 4, सिंपल सी बात, ये भुजा 5 आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया क्योंकि 3 4 5 का अनुपात होता है, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा, हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब है 3, कर्ण है 5, कास थीटा का मान भी है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 4, कर्ण है 5, ये हो गया आधार बटे कर्ण। तब अब हम हल करेंगे इस सवाल को, तब हम लिख लेते हैं 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा, ठीक है। ये सवाल है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अच्छे से और सरल तरीके से हल हो जाए, तो हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको या तो सीधे साइन थीटा कास थीटा का मान रख दें, नहीं तो संयुग्मी करा के थोड़ा और हल कर लें, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम सीधे मान रखते हैं, ठीक। तो देखो 4 इंटू साइन थीटा का मान आया 3/5, 3/5 माइनस कास थीटा का 4/5 बटे 4 इंटू साइन थीटा का मान है 3/5 प्लस कास थीटा का 4/5, ठीक। आगे देखो ऊपर ऊपर को बोला 4 × 12 बटे 5 माइनस 4/5 है जिटिज, इधर से 4 × 12 बटे 5 प्लस का 4/5, ठीक। इनका क्या करो, आगे ऊपर का एलसीएम ले लो कितना, तो 12 माइनस 5,
ऊपर का अगर एलसीएम ले तो 5 हर समान मिल रहा है, बटे नीचे 12 4 16 बटे 5 एलसीएम 5 5 5 कटे तो 12 में 5 के बचे 7 और नीचे 16। चेक करो ऑप्शन है क्या कहीं? ओ माय गॉड, कहीं ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए मिस्टेक क्या हुई, यहाँ से कितना है 4 है और 4 तक यहाँ तक भी लिखा है, बस यहाँ से हमने मिस्टेक कर दिया, 4 की बजाय 5 लिख दिया जो कि यहाँ होगा 4। ठीक 4, तो यहाँ 12 में 4 गए कितना बचेगा 8, 8 आएगा तो 8 कम 8 8 दूना 16, तो यहाँ से 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 हमें एक विकल्प ये थर्ड वाला दे रखे हैं, तो यही इसका आंसर हो गया। तो अब अगला सवाल, सवाल नंबर 14वां क्या कह रहा है, साइन 75 बटे कास 15 का मान होगा। तो ये एक सवाल प्रश्न में हर बार आता ही आता है, ठीक, तो इसका मान सदैव 1 आता है, ठीक है, ऐसा सवाल हो तो हम हल करके दिखा दे रहे हैं। देखो साइन 75 बटे कास 15 बराबर, किसी एक को बदल लो 90 माइनस थीटा में, तो हम ऊपर वाले को बदले लेते हैं। तो साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाया जाए कि 15 बचे, तो 75 नहीं 75 बचे, मतलब ऊपर 75 है ना, 75 को चेंज कर रहे हैं तो लिख दो 15 बटे कास 15। तो अब देखो कास साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, तो यानी हो जाएगा कास थीटा की स्थान पर कितना है 15 बटे कास 15, कास से कास कैंसिल आउट तो बराबर 1, यानी 1 ही जो है ना वो हो गया आंसर। तो अब अगला नंबर, अब अगला सवाल जो है 15 नंबर, वो कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, काय का वृत्त का परिमाप, तो लिख दो जैसा कहा है वैसे हम लिख देंगे, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, है ना, ये बराबर कहाँ है, बराबर है, तो बराबर हमने कर दिया, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालें, जो भुजा और त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो अब बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, यही तो होता है, तो 2πr बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप मतलब भुजा स्क्वायर, यानी मतलब भुजा 4 इंटू भुजा 4a, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a/r निकाल लें, तो नहीं पहले वृत्त और वृत्त पहले, तो वृत्त का ये r/a निकाल लेते हैं, तो ये r/a, देखो r यही रखा, a को इसके बटे ले आए और 2π को इसके बटे भेज दो, तो 4/2π, तो 2 दूना 4 2 एकम 2, तो ये यहाँ से r/a बराबर कितना आ गया 2/π, ये आ गया r/a, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब क्या कहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमने लिखा, देखो वृत्त पहले ना, तो इसलिए वृत्त को पहले ही लिख रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr² बटे वर्ग का क्षेत्रफल का होता है 4a², ठीक, ये सिंपल सा होता है। तो एक काम करो, इसको हम 4 नहीं, ये जो पाई है π/4 इंटू इसको r/a का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखो समीकरण 1 में हमें r/a का मान पता है, तो वो उठा करके रख दो, तो π/4 इंटू r/a का मान है 2/π, तो 2/π का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। तो सिंपल सा काम करो, π/4 इंटू होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लो, 2/π इंटू 2/π, है ना। अब क्या करो, पाई से पाई एक कटी और दो दोनों से ये 4 काट लो, तो ऊपर क्या बचेगा पाई, ऊपर सब कटा नीचे केवल बचा पाई, है ना, पाई तो बचा, तो 1/पाई। अब इसका मतलब 1/पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो 7/22, देखो चेक करो आंसर है थर्ड वाला, यही आंसर हो जाएगा। हमसे अनुपात पूछा है ना, तो ये हमें विकल्प दे रखा है थर्ड 7/22, तो यही इसका हो जाएगा
आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर 16वां सवाल जो है वो क्या कहता है, कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। यानी अब हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम कौन सा सूत्र लगाएं। देखो हमें आयतन दे रखे हैं, तो आयतन का ही सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो सिंपल सा काम लिख लेते हैं, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात। ठीक, तो हमने लिखा पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन बराबर 64/27, इतना लिख लिया। अब चूंकि आयतन दिए रखे हैं तो आयतन का सूत्र लगा दो। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर दो गोले हैं, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, तो इसलिए हमने इसको R1 मान लिया, दूसरे वाले को त्रिज्या R2 मान लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब और R2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 64/27, ये हो गया। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो ये R1 अपान R2 ये बचेगा, और दोनों का क्यूब है, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर हम अगर लिख लें तो कोई दिक्कत, तो हमने ये ऐसे लिख लिया। और इधर कितना है, 64/27 एज इट इज लिख लिया। अब क्या करो, दोनों पक्षों का ले लो घनमूल, तो ये आ जाएगा R1 अपान R2 बराबर 64 घन होता है 4 का और 27 होता है 3 का, 4/3 हो गया। इसको समीकरण 1 दे दो। अब थोड़ा आगे सवाल पढ़िए। तो अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r²। तो पहले का क्या हो जाएगा, R1² और दूसरे वाले का 4 पाई r2², ये हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से बचा क्या, R1 अपान R2 दोनों का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हम कर दे, दोनों का स्क्वायर है ना, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो R1 अपान R2 का मान हमें पता है 4/3, तो ये मान पुट कर दो, तो 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा ये 4 को 16 और बटे 3 3 का 9। तो ये इनका अनुपात हमसे पूछा है। तो देखो अब अगर हम इसको लिखें तो लिखने में काफ़ी समय जाएगा, 1 नंबर का सवाल है, तो समय बचाओ और इसको सीधे लिख दो 16:9, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। अब देखिए प्रश्न संख्या 17वां क्या कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य पूछा है, तो सबसे पहले हमें 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे, ये धनात्मक जो सम संख्या है उनको, नहीं विषम, वो लिख लेते हैं। तो धनात्मक सम संख्याएं होती हैं हमारी पहली धनात्मक, ये देखो पूरा विषम संख्याएं, ठीक है, बराबर एक। तो पहली देखो जब कह दिया 1 से 10 तक की, तो एक को भी हमें शामिल करना होगा। ठीक, 1, 3, 5, फिर 7, फिर 9, हाँ बस यही हो गई। ठीक, तो इनका हमसे क्या पूछा है, समांतर माध्य। तो देखो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर। अब एक चीज हम यहाँ शॉर्टकट एक देख रहे बता रही है कि जब भी सवालों में क्या हो, सबके बीच का देखो, जो भी हमें डेटा दिए हो, संख्याएं दी हो, उनके बीच का अंतर यानी सार्वंतर जो एक आ रहा हो, एक आ रहा हो, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि उनका पहली और आखिरी संख्या को केवल लिख लेते हैं, और जितने पद बने उतने से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाता है पदों का योग। सूत्र तो यही होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो जब ये कंडीशन हो, सबके बीच का अंतर एक हो, तो हम पहला और आखिरी पद लेंगे। ठीक, तो 1 + 9, और जितने पद बने नीचे उतने से भाग, कितने पद हुए, 1 और 2, 2 से डिवाइड करो, 5 1 9 1 10, 10/2, 2 1 2 2 5 10, यानी ये कितना आ गया, 5। इसका आंसर हो गया यही 5, और ये विकल्प हमें दे रखे हैं चौथा विकल्प। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। अगला नंबर देख लो।
अब देखो यहाँ पर जो 18वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, कह रहा है माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो किया जाता है तोरण से। अच्छा विकल्प नहीं देखे तो ये लो, ये सवाल है, ठीक है, वो तोरण से, तो इसका आंसर क्या हो जाए, तोरण, फर्स्ट में तोरण। चलो अब 19वां नंबर कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी, और हमें ये कुछ विकल्प दे रखे हैं, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब 19वां सवाल है, कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 तब माध्यिका होगी, और ये विकल्प दिए है। तो इनमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीजें दी गई जैसे माध्य और बहुलक लिखे, माध्यिका क्या आते हैं, तो इस तरीके से लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है माध्यिका का, या सीधे हम बहुलक बराबर लगा दें या माध्यिका बराबर ही लिख लें, ठीक है, तो माध्यिका बराबर ही वो क्या होता है, तो वो हो जाता है, या हम सीधे बहुलक का सूत्र लिख लें जो हमें पता है। तो देखो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य, ठीक। तो अब जो मान तुम्हें पता है वो रख दो, बहुलक का हमें दे रखा है 45, तो 45 बराबर 3 इंटू माध्यिका पता ही नहीं है, एज इट इज लिख लेंगे, माइनस 2 इंटू समांतर माध्य कितना 27 दे रखे हैं, तो देखो 45 बराबर 3 माध्यिका माइनस ये 50 50 रखा, तो इसको इधर ले आओ, तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 45 प्लस 50 बराबर 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका, ये तो 3 को इसके पट्टे भेज दो, पहले इनको ऐड कर लो, तो इनको हाँ जोड़ लो, देखो यहाँ समांतर माध्य में कितना दे रखा 27, तो हमने लिख दिया 25, तो ये थोड़ी मिस्टेक वाली बात हुई, तो यहाँ 27 दूना 54 होगा, 54, अब इनको ऐड कर दो, तो 5 4 9, फिर 5 4 9 99 बराबर, और 3 इंटू माध्यिका, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो ये माध्यिका बराबर आ जाएगा माध्यिका बराबर 33, और यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। तो अगला नंबर अब देख लेते हैं, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है माध्यक। ये चीज, इस चीज को याद ही रखिए, ठीक है ना, माध्यक कहलाता है, माध्यक। अब ज्यादा विस्तार से बताना तो बताने का समय ही नहीं है, ठीक, तो इसलिए याद रख कर लेना विकल्प ऐसे, ठीक। तो अब बाकी के जो अगले सवाल होंगे ना वो अगले वीडियो में बताएंगे, इसके जो बचे हैं, तो इस चैनल पर बने रहिए बस आप हमारे साथ, तो क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है ना, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।